ऑर्गेनाइज की जा रही है डिलिमिटेशन कमीशन का जो दूसरा ड्राफ्ट आया है उस पर चर्चा करने के लिए। बहुत देर से ये कहा जा रहा था कि कठुआ के दृष्टिकोण से भी डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर अपना एक क्रिटिकल एनालिसिस रखा जाए, और एकजुट जम्मू जिस तरीके से बिगर इश्यूज़ को टेकअप कर रही है, ये जम्मू कठुआ के खासकर संदर्भ में इसे एनालाइज करें। तो देखिए, हमने तो शुरू से ये कहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो एक इलेजिटिमेट कमीशन है। 2011 के सेंसस को आधार बना के जो डिलिमिटेशन हो रही है वो जम्मू के साथ कभी न्याय कर ही नहीं सकती। तो 47 सीटें कश्मीर संभाग को दी गई और 43 सीट्स जम्मू संभाग को दी गई। अगर 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाई गई होती तो आप सब लोग ये जानते हैं कि 50 के करीब सीट्स जम्मू को मिलती और 39 या 40 के करीब कश्मीर संभाग को मिलती। तो देखिए, जो पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट पिछले 70 साल से जम्मू फेस कर रहा है उसे तो आगे बढ़ाने का काम ही भाजपा सरकार ने किया है। झूठ को आधार बना के आप जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर रहे हो, जिसका नेगेटिव प्रभाव जम्मू संभाग के राष्ट्रवादी समाज पर पड़ रहा है। तो आप किस तरीके से कह सकते हो कि देश हित में कार्य हो रहा है? इसके अलावा जब सेकंड ड्राफ्ट आया तो हम इस डेवलपमेंट को देख के हैरान हो गए जब हमने देखा कि भाजपा सरकार डिलिमिटेशन कमीशन को इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में डिक्सन प्लान को इम्प्लीमेंट करने का कार्य कर रही है। डिक्सन प्लान या चिनाब फार्मूला या ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर फार्मूला या काठवारी फार्मूला या वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला, ये तो वो फार्मूलाज हैं जो जम्मू कश्मीर के सल्यूशन को अनविसाज करते हैं पाकिस्तान के साथ कि जम्मू कश्मीर की समस्या का निवारण कैसे होगा, जिसमें ये कहा जाता है कि जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को कश्मीर संभाग के साथ जोड़ के आधा जम्मू और पूरा कश्मीर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ सर्टन मैनर पाकिस्तान को हैंड ओवर करना है। अब इस सरकार की ये मंशा इस समय है या नहीं है, वो एक सेकेंडरी बात हो जाती है। प्राइमरी बात ये हो जाती है कि पाकिस्तान जिस तरीके से चाहता है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट्स हों, भारत सरकार डिलिमिटेशन कमीशन को इस्तेमाल करके उस तरीके की डेवलपमेंट्स को अंजाम क्यों दे रही है? अगर इन्होंने वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला या डिक्सन फार्मूला को अबेंडन कर दिया है तो फिर जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को, डिस्ट्रिक्ट्स को फॉल्स आइडेंटिटी देके, फॉल्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चला के और अब पॉलिटिकल तरीके के थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन को इस्तेमाल करके कश्मीर के मुस्लिम एक्सक्लूसिव एरियाज के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? 1-1.5 वर्ष पहले भी जब एक मिसएडवेंचर करने की कोशिश की गई थी, जिसके चलते राजौरी, पुंछ और डोडा किश्तवाड़ जो जम्मू संभाग के अंदर के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे साउथ कश्मीर और कश्मीर के मुस्लिम एक्सक्लूसिव एरियाज के साथ जोड़ा जा रहा था और प्रयास ये किया जा रहा था कि एक नई डिवीजन, खासकर 2 नई डिवीजन्स क्रिएट की जाएंगी। उसको जब हमने विरोध किया, एकजुट जम्मू ने फ्रंट में आके जब उस षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया तो भारत सरकार बैकफुट पे गई। तो उसके बाद आपने उस प्रोसेस को रोकने के बजाय डिलिमिटेशन कमीशन के जरिए पार्शियली उस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने का कार्य शुरू कर दिया। तो जिस तरीके से कंसिस्टेंसी भारत सरकार दिखा रही है जम्मू कश्मीर में, जम्मू को तोड़ने के लिए, जम्मू संभाग को इंटरनली डिसएम्पावर करने के लिए, वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला, ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर फार्मूला, जम्मू को खत्म करने का की कवायद, पाकिस्तान का षड्यंत्र, वो तो कंसिस्टेंटली चल रहा है। जो कंसिस्टेंसी दिखा रही है, क्या ये सवाल बनना अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं बनता है कि आप पाकिस्तान के एजेंडा को क्यों कंसोलिडेट और फैसिलिटेट कर रहे हो जम्मू कश्मीर में? ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेके जम्मू में भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और सरकार से ये सवाल पूछे थे। सरकार ने अपना मुंह नहीं खोला। भारत की एकता और अखंडता, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जिन प्रोसेसेस से चैलेंज हो रही हो उसका विरोध करना हर राष्ट्रवादी का दायित्व है। और ये सरकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी होने का दमखम भरती है, ये तो पाकिस्तान के एजेंडा को जम्मू कश्मीर में लागू करने का कार्य कर रही है। ये तो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इस्लामिस्ट गोल्स को कंसोलिडेट करने का कार्य जम्मू कश्मीर में कर रही है, जो देश हित में नहीं है, जम्मू के हित में तो नहीं है। इसमें विशेष तौर पे डिटेल से हमने चर्चा की थी। और दूसरी चीज़, जिस तरीके से इस डिलिमिटेशन कमीशन के कार्य से सामने ये नज़र आ गया कि जेरीमेंडरिंग अपने चरम पे है, यानी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में फ्रॉड करना, अपने हिसाब से, कानून के हिसाब से नहीं, अपने पॉलिटिकल फायदे के हिसाब से कंस्टिट्यूएंसीज को तोड़ना मरोड़ना, वो सब चीज़ें सामने आई। फिर ऑडियो भी सामने आई आपके बीजेपी के प्रेसिडेंट की, जिसमें वो तय कर रहे हैं कि कौन सा एरिया कहाँ पे जाएगा। जो डिलिमिटेशन कमीशन का कार्य है वो प्रेसिडेंट तय कर रहे हैं। सबूत आ गया, पता तो सबको है कि जेरीमेंडरिंग हुई है,
लेकिन अब सबूत सामने आना शुरू हो गए। कठुआ नॉर्थ का ही आप देख लीजिए, कठुआ को तोड़ के 2 कंस्टिट्यूएंसीज बनाई। कठुआ के लोग जानते हैं कि चाहे जंगलोट हो चाहे खरोट हो, जो नेचुरली कठुआ नॉर्थ के हिस्से बनते हैं उन्हें कठुआ साउथ में डाल दिया। देखिए, किसी विशेष या निजी कारण के कारण ये सवाल लोग नहीं उठा रहे हैं। सवाल तब उठते हैं जब आप कानून की उल्लंघना करके कोई कार्य करते हो। सवाल तो उठते हैं जब आप इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय करते हो। सवाल तो उठते हैं जब आप ऑटोनमस इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशंस के कार्य में इंटरफेयर करते हो, क्योंकि उससे डेमोक्रेसी वीक होती है, भारत का लोकतंत्र वीक होता है, जनता पब्लिक इंटरेस्ट वो कमजोर होता है। तो आपने ये सारे कार्य किए। वैसे ही सुचेतगढ़ हो, दुमाना हो, गुलाबगढ़ हो, कंस्टिट्यूएंसीज के नाम खत्म करना, सिखों को डिसएम्पावर करने की बात करना, जाटों को डिसएम्पावर करने के लिए षड्यंत्र रचना। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के विरोध में जम्मू संभाग के लोगों को खड़ा होना चाहिए। अपने सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ रिवर्सल ऑफ डिक्सन प्लान, इस्लामाइजेशन का जो प्रोसेस फैसिलिटेट करेगा, उसे रोकने के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटीज सिख जाट इनकी एम्पावरमेंट के लिए, और अदरवाइज भी जो जेरीमेंडरिंग हो रही है उसे रोकने के लिए इसका विरोध करना चाहिए। इसी संदर्भ में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। आपके कुछ अगर सवाल हैं? सर, विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि ये जो डिलिमिटेशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, ये भाजपा के कहने पर उनके कार्यालय में बनाई गई। क्या आप भी मानते हैं सर? देखिए, प्रथम दृष्टया ये आरोपों में सब्सटेंस दिखता है। आप भी रिपोर्ट को एनालाइज करें तो आपको दिखेगा कि जेरीमेंडरिंग की बहुत सारी इंस्टेंसेस हैं। वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला जो देश के खिलाफ, जम्मू के खिलाफ प्लान किया गया, पाकिस्तान द्वारा इंस्टॉल्ड प्रायोजित फार्मूला, उसकी भी इंप्लीमेंटेशन सामने नजर आ रही है। पार्टी के क्लियर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जिसमें सत्ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर जिस तरीके से ऑडियो लीक हुई उसके ऊपर कोई वक्तव्य नहीं, झूठ बोलना कि 2-3 अलग अलग कन्वर्सेशन को जोड़ के एक ऑडियो बनाई गई और वो लड़का, जिस लड़के ने ये रिकॉर्ड करके पब्लिक डोमेन में लाया था, वो भी सामने आ गया। जब उसने पोल खोल दी उसके बावजूद भी यहाँ की सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई जांच आयोग नहीं बिठा रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आप डिलिमिटेशन कमीशन के कार्य में इंटरफेयर करते हैं और सक्सेसफुली इंटरफेयर करते हैं। क्या डिलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर्स हैं भाजपा ने उन्हें रिक्रूट किया है? क्या डिलिमिटेशन कमीशन की जो अध्यक्षा हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं? क्या वो इतनी कमजोर हैं कि इस तरीके के तथ्य पब्लिक डोमेन में आने के बाद भी एक जांच की गुहार सरकार से नहीं कर सकती? डिलिमिटेशन कमीशन जो एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है, क्या उस ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन की ऑटोनमी और सैंक्टिटी को उन्हें अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए? तो इसी संदर्भ में हमने ये कहा कि ये एक ऐसा विषय है जिस पे व्यापक तौर से जांच होनी चाहिए और सारा प्रोसेस बिल्कुल साफ तरीके से लोगों के सामने आना चाहिए। लोगों को विश्वास होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, अकाउंटेबल तरीके से, कानूनबद्ध होके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के प्रोविजंस के तहत, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के प्रोविजंस के तहत यह परिसीमन का कार्य हुआ। ऐसा नहीं है, डाउट्स है। इसीलिए हमने ये कहा कि अब चूंकि इतनी सारी चीजें सामने आ गई हैं, चूंकि ये 2011 के सेंसस के आधार पर भी हो रहा था, जो झूठ था, झूठ को आधार बनाया और फिर इस तरीके के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, इस डिलिमिटेशन कमीशन को डिसबैंड करना चाहिए। 2021 के नए सेंसस के आधार पर पुनः डिलिमिटेशन का प्लान करना चाहिए, एक नई डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, क्योंकि अब ये साबित हो गया है कि डिलिमिटेशन कमीशन नहीं है, ये बीजेपी कमीशन है। तो क्या लगता है कि इससे बीजेपी को इलेक्शनों में कुछ फायदा मिल सकता है जिस तरीके से? देखिए, जो राजौरी पुंछ को अनंतनाग से जोड़ने वाली डिक्सन प्लान की मैंने बात कही, वो राष्ट्रीय सिक्योरिटी, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का मामला उसमें इन्वॉल्व है। आप छोटे मोटे इलेक्शंस के बेनिफिट को छोड़ दीजिए, इन्होंने अपना दिमाग लगा के कुछ ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज क्रिएट की हैं जो ये सोचते हैं कि जहां से इनकी सीट्स निकलेंगी। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू संभाग के लोग बीजेपी के कितने विरोध में हैं। जम्मू संभाग के लोग विकल्प खोज रहे हैं, और जम्मू संभाग के लोग विकल्प बनाने की प्रक्रिया में जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी मदद भी कर रहे हैं। एकजुट जम्मू पार्टी जिस तरीके से इसका विस्तारीकरण हो रहा है, ये भाजपा के प्रति जो नफरत है, हेट है, क्योंकि इन्होंने बिट्रे किया, धोखा दिया, उसी के चलते ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस तरीके से बना ली गई हैं जिसका ना सर है ना पैर है। आप लोगों को डिसएम्पावर करके लोगों के वोट्स नहीं ले सकते, लोगों को एक नॉन एंटिटी के तौर पे ट्रीट करके लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते। पिछले 7 साल में जिस तरीके से आपने धोखे दिए वो लोगों के सामने है। तो मुझे नहीं लगता कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को अगर ये फाइनलाइज भी कर दिया जाएगा तो भाजपा को कुछ सीट्स मिलेंगी जम्मू।
डीडीसी के आप किस तरीके से देखिए, मैं एक तो स्पष्ट कर दूं कि एकजुट जम्मू ने डीडीसी के चुनावों में अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा था। हाँ, ये ज़रूर था कि जो कैंडिडेट्स एकजुट जम्मू पार्टी के सदस्य नहीं थे लेकिन ऑन देयर ऑन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में खड़े हुए थे, अच्छी छवि के थे, आम लोगों के, आम घरों के लोग थे, कोई पॉलिटिकल बैकिंग या उस तरीके का धन बल नहीं था, सोचते थे कि जम्मू संभाग के लिए कुछ करेंगे, उन्हें समर्थन देने का कार्य जरूर किया था। एकजुट जम्मू उस समय पॉलिटिकल पार्टी भी रजिस्टर्ड नहीं थी, कोई कॉमन सिंबल भी हमें नहीं मिला था। एकजुट जम्मू का जो एग्जिस्टिंग कार्डर था उसमें से किसी ने चुनाव नहीं लड़ा था। वो तो हमने, लोग हमसे जुड़े इसलिए कुछ लोगों को समर्थन किया था जो लोग स्वयं चल के हमारे पास आए थे और उससे हमें बहुत फायदा हुआ। वो लोग जो थे उन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन थी। चुनाव तो अब होगा, जिस समय अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें रिकॉग्नाइज किया है, रजिस्टर किया है, 43 की 43 सीट्स पे एकजुट जम्मू पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। और आप देखिए, कोई ऐसा दिन पिछले एक महीने में नहीं रहा है जिस दिन लोगों ने आके एकजुट जम्मू पार्टी का दामन नहीं थामा है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो यूथ हो, तो चाहे वो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों जो सरकारी तंत्र में रह के कुरीतियों को देखते हुए कुछ कर नहीं सकते थे लेकिन करने की भावना रखते हैं। आप देखेंगे कि एकजुट जम्मू ही एक विकल्प बनेगा भाजपा का जम्मू संभाग में, और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जम्मू संभाग के लिए अटेन करेगा आने वाले विधानसभा चुनाव। सर, भाजपा जो है 50+ का नारा लेकर निकली है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, वो तो भाजपा जो है वो जम्मू कश्मीर में कश्मीर को खुश करने के लिए कार्य कर रही है और कश्मीर में 47 के करीब उन्होंने सीट्स भी दी हैं और इनके मंत्री संतरी जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, वो डिप्लॉय किए गए हैं कश्मीर में कश्मीर की उन्नति के लिए। मैं यही कहता हूं कि भाजपा कश्मीर से कम 35 से 40 या 45 सीट सोच के चल रही है कि वहाँ से मिलेगी, क्योंकि भाजपा ये जानती है कि जम्मू संभाग से उसका सुपड़ा साफ हो चुका है। जिस तरीके से रसाना में उन्होंने धोखा दिया, जिस तरीके से माइनॉरिटी राइट्स को लेकर कश्मीर में जम्मू संभाग के लोगों के अल्पसंख्यक कम्युनिटी के राइट्स कश्मीर में भेजे, जिस तरीके से डेवलपमेंट में भाजपा ने डिस्क्रिमिनेशन की पराकाष्ठा अचीव करवाई जो पिछले 70 साल में नहीं हुई, जिस तरीके से नौकरियां 90 वहाँ 10 यहाँ, जिस तरीके से बॉर्डर बटालियन, बीएसएफ, सीएसएफ यूथ को प्रताड़ित किया, आपको लगता है कि भाजपा अपने सपने में भी सोच सकती है कि वो जम्मू संभाग से कुछ सीटें लेगी? और फिर एक ऐसा पॉलिटिकल माहौल जहाँ पे लोग चाहते हैं कि भाजपा का विकल्प मिले और भाजपा का विकल्प एकजुट जम्मू बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू संभाग को कंसिडरेशन में रख के वो ये कह रहे हैं। 70 साल से कश्मीर एग्रेसर रहा है, एक इंपीरियल ताकत रहा है, जम्मू हमेशा पीड़ित रहा है, उसके बावजूद भी इन्हें कश्मीर का दर्द सताता है। तो जम्मू संभाग के लोगों ने तय कर लिया है कि 50 सीटें भाजपा लेगी कश्मीर से ले, जम्मू संभाग से 43 की 43 सीट्स जो हैं उसमें से कोई भी भाजपा को नहीं मिलेगी। सर, कश्मीर से तो जो सीटें हासिल करेंगे, लेकिन भाजपा के कुछ लोग लखनऊ में फ्री पास मिलने में सबसे आगे। देखिए, पोजीशन का दुरुपयोग करना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। जहाँ तक टोल प्लाजा का मामला है, टोल प्लाजा को लेके कुछ सीरियस इश्यूज भी हैं, लोगों के साथ बदतमीजी होती है, सही ढंग से लोगों को ट्रीट नहीं किया जाता, या जिस तरीके से लोकल एरिया के लोगों को एग्जेम्पशन होनी चाहिए वो एग्जेम्पशंस प्रॉबेबली नहीं मिलती। जिस तरीके से JK 21 गाड़ी को ठंडी खुई टोल प्लाजा पे एग्जेम्पशन है, वैसे JK 08 गाड़ी को नहीं है। हम पूरा समर्थन करते हैं जम्मू कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लोगों का इस मांग को लेके कि JK 08 को भी टोल प्लाजा में एग्जेम्पशन होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक ऑर्डर निकाल के डिप्टी कमिश्नर और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरीके से सांबा की एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉन्फिडेंस पे लेके किया, वैसे होना चाहिए ताकि किसी के फेवर में कोई एक डिस्क्रिमिनेटरी कंडक्ट ना रहे, सब लोगों को एग्जेम्पशन मिले, उसके लिए एक सिस्टम बन जाए। वो सब कहते हैं कि म्यूनसिपलिटी में टोल प्लाजा लगता नहीं है, फिर ये कैसे लगा? हाँ, इसका देखिए विकल्प क्या है? देखिए, इसकी ये बिल्कुल सही आपने कहा कि कानून में म्यूनसिपल लिमिट्स में टोल प्लाजा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस विषय को लेके मुझे लगता है कि जब सरकारें हमारी बात नहीं मान रही हैं, तो मैंने भी निवेदन किया था कि मुझे लगता है कि फिर अब कोर्ट जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं निवेदन करूंगा यहाँ की जनता से, आइए मिल के ये डिसाइड करें, क्योंकि जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा कोई भी निर्णय इस विषय पे लिया नहीं जाता। कोर्ट के माध्यम से, ग्राउंड पे जंग के माध्यम से हम इस विषय को लेकर लड़ेंगे और मुझे लगता है कि कानून की उल्लंघना दिखा के कोर्ट भी हमारी मदद करेगा। अंकुर जी, जैसे आपने बताया कि आप आने वाले दिनों में चुनाव में भी आपकी पार्टी है वो हिस्सा लेगी, आप डिस्ट्रिक्ट कठुआ से आते हो, तो आपकी जो मनपसंद सीट रहेगी वो, अगर कठुआ की डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, यहाँ पहले 5 सीटें थी, अब 6 सीटें होने जा रही हैं, तो आप किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? वैसे तो आप आते हैं कठुआ नॉर्थ से, आप आते हैं, क्या हम देखेंगे कि आप वहाँ से एकजुट की तरफ से अपना चुनाव का बिगुल बचाओगी पहली बारी? देखिए, अब आप जानते हैं कि एकजुट जम्मू एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, रजिस्टर हो चुकी है। ये वैसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी है जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, NC है, PDP है।
कहीं उनसे कम नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार हो रहा है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बनता है, ये डिसीजंस जो हैं ये पार्टी के इंटरनल डिसीजंस रहते हैं। अगर इस सवाल का जवाब मैं जानता भी हूँ तो मेरे लिए ये ठीक नहीं होगा कि इस स्टेज पे आपके सवाल पे मैं इसका जवाब दूँ। मुझे लगता है कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से ही निर्णय होने चाहिए, ये बात रखी जाएगी, पार्टी निर्णय करेगी, ठीक है, उसमें ऑब्वियसली मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारी से रहेगी, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे लगता है कि निर्णय जो है वो पार्टिसिपेशन से और इंटरनल डेमोक्रेसी से ही होने चाहिए और उसी तरीके से इस पार्टी में लिए जाएंगे। ये वही पार्टी है जिसने ये कहा है कि मामा चाचा ताया पॉलिटिकल थे, बैकग्राउंड थी तो टिकट मिल गई, 2 करोड़ था 3 करोड़ था रिश्वत दे दी तो टिकट मिल गई। पढ़े लिखे लोग, आम घरों के टैलेंटेड लोग जो देश के बदलाव के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, उनका कुछ नहीं होता, ये वैसे ही लोगों को टिकट देने का कार्य करेगी। और इसी दृष्टिकोण से एक पार्टिसिपेटिव, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल तरीके से ये निर्णय होंगे। सबसे पहले कठुआ के मेरे मीडिया के बंधुओं को ही ये जानकारी दी जाएगी एक्सक्लूसिव कि कौन सी सीट से कौन कौन कैंडिडेट्स उतर रहे हैं। ये मैं आपको आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आश्वासन देता हूँ।